सुजाता कुकरेती, आप देख रहे हैं माइक ऑन है, जहां हर बड़ी खबर पर माइक ऑन होता है, आपसे जुड़ी खबर पर माइक ऑन होता है। और आज जिन खबरों पर माइक ऑन कर रही हूं, सबसे पहले आपको बताती हूं कुर्बानी पर कैसे आर पार हो गया है। कुर्बानी को लेकर सरकारों ने नियम बनाए, लेकिन वो नियम कुछ लोगों को पसंद नहीं आ रहे हैं। अब इन नियम को लेकर क्या बकरीद के त्योहार से पहले कुर्बानी पर आर पार होगी और वो सड़कों पर नजर आएगा? आज ये आपको बताऊंगी। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि दारुल उलूम देवबंद में क्या महादेव बंद है। अब ये सवाल आपको अटपटा लग सकता है, लेकिन मांग यही की जा रही है कि देवबंद जहां दारुल उलूम बना हुआ है, उसके नीचे महादेव विराजमान है और अब वहां खुदाई की मांग हो रही है। पूरी खबर आज आपको बताऊं। इसी के साथ आपको बताऊंगी कि देश भर में और खासकर उत्तर प्रदेश में बिजली के लिए क्या मार मची हुई है। क्या आपके घर में बिजली आ रही है, आपके घर में पावर कट हो रहे हैं? तो ये खबर आप जरूर देखिए। और इसी के साथ आज आपको बताऊंगी बंगाल टू दिल्ली क्या एक्शन भारी है। शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं, दिल्ली में उन्होंने बड़ी मुलाकातें की हैं। इन मुलाकातों का असर क्या बंगाल में नजर आने वाला है, आज ये भी आपको बताऊंगी। और सबसे पहले शुरुआत करती हूं उस तस्वीर से जो दिल्ली से आई। बंगाल के मुख्यमंत्री शुभेंदु अधिकारी आज दिल्ली पहुंचे। दिल्ली पहुंचने के बाद उन्होंने राष्ट्रपति से मुलाकात की, उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी से मुलाकात की है, ये उस मुलाकात की तस्वीरें आई। उन्होंने रक्षा मंत्री राजनाथ से मुलाकात की। अब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं तो उसे लेकर बहुत सी अटकलें लगाई जा रही है कि आखिर दिल्ली पहुंचने का मकसद क्या है। अभी अभी बंगाल में नई सरकार बनी है और शुभेंदु अधिकारी क्या एक्शन में है। मैं ये इसलिए कहती हूं क्योंकि दिल्ली में वो आकर प्रधानमंत्री से मिल रहे हैं, रक्षा मंत्री गृह मंत्री अमित शाह से मिल रहे हैं और इस बीच बंगाल में एक्शन जारी। हुगली में क्या हो रहा है वो आपको दिखाती हूं। हुगली में बुलडोजर एक्शन जारी है। टीएमसी शासित नगर पालिका द्वारा संचालित अवैध टोल टैक्स को राज्य सरकार के अधिकारियों ने ध्वस्त कर दिया। तो ये तस्वीर बंगाल से आ रही है जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली पहुंचे हैं। ये देखिए वहां पर किस तरह से बुलडोजर एक्शन के बाद की ये तस्वीरें मैं आपको दिखा रही हूं। अवैध तरीके से टोल टैक्स वसूला जाएगा, नहीं चलेगा, और इसीलिए बुलडोजर के जरिए वहां पर ये ध्वस्तीकरण हो रहा था। सिर्फ यही एक्शन नहीं है, आपको बताओ पूर्व डीसीपी शांतनु सिन्हा के घर पर रेड हुई। जबरन वसूली के मामले में वो छापेमारी हो रही थी। ये आप देख रहे हैं पूर्व डीसीपी जिन्हें ममता बनर्जी के करीबी बताया जाता है, वहां पर एक्शन हुआ है। तो ये सब कुछ उस समय हो रहा है जब शुभेंदु अधिकारी दिल्ली में। आपको बताती हूं कि कैसे सीएम बनने के बाद पहली बार दिल्ली पहुंचे हैं शुभेंदु अधिकारी। कल रात गृह मंत्री अमित शाह से मुलाकात हुई। मुलाकात के दौरान कई मुद्दों पर चर्चा की गई। अब बंगाल में अभी मंत्रिमंडल विस्तार भी होना है। केवल 5 विधायकों को ही मंत्री बनाया गया है। बंगाल में जल्द ही पूरे मंत्रिमंडल का गठन होना है। इस लिहाज से शुभेंदु का दौरा अहम माना जा रहा है। शुभेंदु ने राजनाथ सिंह से भी मुलाकात की है। प्रधानमंत्री से मुलाकात की तस्वीरें मैंने आपको दिखाई। पीएम को बंगाल से जुड़े विकास कार्यों की जानकारी भी शुभेंदु अधिकारी ने दी है। तो ये सब कुछ शुभेंदु अधिकारी दिल्ली आने के बाद कर रहे हैं, लेकिन यहां से क्या लेकर जाएंगे जिसे बंगाल में इंप्लीमेंट करना है। आपको यह भी बताऊं कि गृह मंत्री ने एक बार फिर से घुसपैठियों को देश से निकालने की बात कही थी और शुभेंदु अधिकारी बंगाल में वो कर भी रहे हैं। लेकिन इसी के साथ उनके एक फैसले ने बंगाल में कैसे घमासान मचा दिया और वो फैसला अब दिल्ली टू यूपी नजर आ रहा है। जरा देखिए। कुर्बानी तो हो गई, कुर्बानी कोई मना करे तो वो भी नहीं सुनेगा। Mr. Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है, जो कहता है गाय कटेगी, उसको तो जेल में होना चाहिए। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और गाय का मीट गोश्त बीमारी है। तो बकरीद से पहले कैसे कुर्बानी पर जंग शुरू हो गई है ये आपको बताती हूं। और ये सिर्फ पश्चिम बंगाल में नहीं है। पश्चिम बंगाल में एक फैसला आया है, लेकिन फैसले आए हैं 4 राज्यों में, जिनकी जानकारी आपको दे रही हूं, आपको दिखाती हूं कि बकरीद से पहले कैसे कुर्बानी पर यह जंग है। पश्चिम बंगाल में गाय की कुर्बानी पर बैन लगा दिया गया है। गाय पर कोई कुर्बानी, अच्छा जल्दी जल्दी चलाइए। पश्चिम बंगाल में, उसके बाद दिल्ली में गाय की कुर्बानी नहीं होगी, ये रेखा गुप्ता की सरकार ने कह दिया है। यूपी में पहले से गाय की कुर्बानी गैर कानूनी है और वहां महाराष्ट्र में
गौ तस्करी पर मकोका लगा दिया गया, यानी अगर आप गौ तस्करी करेंगे तो मकोका का कानून आप पर लगेगा। तो ये 4 राज्य, 4 मुख्यमंत्री आप देख रहे हैं और गाय तस्करी को लेकर बड़े फैसले किए हैं। और ये बड़े फैसले अब बकरीद से पहले क्या किसी तरह का कोई घमासान मचा सकते हैं? आपको एक तस्वीर दिखाती हूं। जब गाय पर ये फैसले और गौ हत्या पर ये फैसले हो रहे हैं, उस बीच योगी आदित्यनाथ की ये तस्वीर आई जब वो गौ सेवा कर रहे हैं। आज के दिन गौशाला पहुंचे, गौ सेवा करते हुए योगी आदित्य नजर आए। योगी आदित्यनाथ यूपी के मुख्यमंत्री इस तस्वीर के जरिए एक संदेश भी दे रहे हैं। गोरखपुर की तस्वीर है, वो संदेश भी दे रहे हैं क्योंकि बकरीद का त्योहार आ रहा है और यूपी में गौ हत्या पर बैन है। तो ये तस्वीर जो आप देख रहे हैं, उसी के साथ आपको बताती हूं कि एक आदेश दिल्ली में भी आ गया। मैंने 4 राज्यों की बात आपको बताई। यूपी बंगाल के बाद दिल्ली में खुले में कुर्बानी बैन हो गई। दिल्ली सरकार ने सख्त गाइडलाइंस जारी की। सड़कों, गलियों, सार्वजनिक स्थानों पर कुर्बानी बैन है। कुर्बानी केवल अधिकृत वैध स्थानों पर ही होगी। बकरीद पर गौवंश और गाय की कुर्बानी गैर कानूनी। बछड़ा और ऊंट की कुर्बानी पर भी पूरी तरह से बैन। सार्वजनिक स्थानों पर पशुओं की खरीद बिक्री गैर कानूनी है। नियम तोड़ने वालों पर सख्त कानूनी कार्रवाई होगी। आज दिल्ली सरकार के मंत्री कपिल मिश्रा ने इसकी जानकारी दी। बकरीद के त्योहार के अवसर पर दिल्ली में गौवंश, गाय, बछड़ा तथा ऊंट व अन्य प्रतिबंधित जानवरों की कुर्बानी पूरी तरह से गैर कानूनी है और ऐसा करने पर या ऐसा करने की कोशिश करने पर आपराधिक मामला दर्ज किया जाएगा, कानूनी कार्रवाई की जाएगी। इसी के साथ साथ सार्वजनिक स्थानों पर, सड़कों में, गलियों में, सार्वजनिक स्थलों पर कुर्बानी भी पूरी तरह से प्रतिबंधित है। अब आपको बताती हूँ कि ऑल इंडिया इमाम संगठन के अध्यक्ष भी गाय की कुर्बानी को शरिया के खिलाफ बता रहे हैं। ये बयान भी सब मुसलमानों को सुनना चाहिए। ऑल इंडिया इमाम ऑर्गेनाइजेशन लगातार कई वर्षों से इस बात को कहते आए हैं कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। गाय हिंदुओं की आस्था है। गाय का दूध शिफा है, गाय का घी दवा है और गाय का मीट गोश्त बीमारी है। तमाम सबसे अपील भी करना चाहता हूं कि जो प्रतिबंधित जानवर हैं जिन पर सरकार ने प्रतिबंध लगा दिया है, लिहाजा उनकी कुर्बानी न की जाए। देश भर में 28 मई को बकरीद मनाई जाएगी। इस सब के बीच इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की एक एडवाइजरी सामने आई जो मैं आपको बता रही हूं। अध्यक्ष मौलाना फिरंगी महली ने तरीके बताए कि किस तरह से बकरीद के दौरान आपको कुछ कायदे हैं जिनका पालन करना चाहिए। आर्थिक रूप से संपन्न लोग ही कुर्बानी करें, केवल उन्हीं जानवरों की कुर्बानी करें जिन पर सरकार की कोई बंदिश नहीं हो। निर्धारित स्थान पर ही कुर्बानी करें और खुले में ना करें। कुर्बानी करते समय न फोटो खींचे और न वीडियो बनाएं। अब ये सब इसलिए बता रही हूं आपको क्योंकि ये बताने के पीछे एक मकसद है। कुछ लोग ऐसे बयान दे रहे हैं जिससे एक तरह का माहौल बिगड़ रहा है। उन बयानों की फहरिस्त में सबसे आगे नाम हुमायूं कबीर का है और ये हंगामा भी वहीं से शुरू हुआ जब हुमायूं कबीर ने सीधे सीधे ये कह दिया कि मुसलमान गाय की कुर्बानी देकर रहेगा, उसे कोई रोक नहीं सकता है। और इसी बयान के बाद कैसे पश्चिम बंगाल में उन्हें रोकते हुए सीधे सीधे बंगाल सरकार के बयान आने शुरू हो गए। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है। अब सवाल यह है कि बकरीद पर हुमायूं कबीर क्या करने वाले, क्योंकि जब शुभेंदु सरकार ने बंगाल में गौहत्या पर शिकंजा कसा तो वो हुमायूं कबीर ही थे जो शुभेंदु को चुनौती दे रहे थे, गाय की कुर्बानी की बात कर रहे थे। कोई मुसलमान को गाय खाने के मना करे तो गवर्नमेंट ऑफ वेस्ट बंगाल का जियो करके वो मना कर दीजिए, लेकिन कुर्बानी तो हो गई। कुर्बानी कोई मना करेगा वो भी नहीं सुनेगा। वो कुर्बानी सत्ता में आए शुभेंदु ठीक है, लोगों को उनको पास वोट डाला, वो सरकार चलाएगी, लेकिन मेरा 1400
साल से पहले से एक कुर्बानी होके आ रही। अगले दिन जितना दिन दुनिया रहेगी ये कुर्बानी होगी। गाय की भी कुर्बानी होगी, बकरी भी कुर्बानी होगी। हुमायूं के इरादों पर पानी फेरा कलकत्ता हाईकोर्ट ने बकरीद से पहले पशु वध संबंधी गाइडलाइंस पर रोक लगाने से इनकार कर दिया। कोर्ट ने कहा कि बिना जरूरी फिटनेस सर्टिफिकेट के गाय, भैंस, बैल या बछड़े का वध नहीं किया जा सकता। बकरीद में गाय की कुर्बानी इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। हाईकोर्ट के इसी फैसले के बाद शुभेंदु सरकार में मंत्री अग्निमित्रा पॉल ने हुमायूं को दो टूक चुनौती दे दी। कह दिया कि अगर हुमायूं को बंगाल में रहना है तो नियमों का पालन करना होगा। Mr. Humayun Kabir, if you have to stay in Bengal, you need to follow the rules of Bengal. And if you think you can't follow the rules of Bengal, you are welcome to go to any other state. एनिमल स्लॉटर एंड हस्बेंड्री एक्ट जो है उसके तहत ही सारा नोटिफिकेशन जारी हुआ है। हुमायूं कबीर पश्चिम बंगाल के बाहर नहीं है और देश और संविधान से ऊपर नहीं है, तो वो अगर कहेंगे कि हम नहीं मानेंगे तो उनको मनवाया जाएगा, क्योंकि जो नोटिफिकेशन निकला है उस नोटिफिकेशन को पूरे पश्चिम बंगाल में सबको मानना पड़ेगा। दरअसल 13 मई को बंगाल सरकार ने गोहत्या से जुड़े 1950 के कानून और 2018 के कलकत्ता हाईकोर्ट के आदेश का हवाला देते हुए एक नोटिस जारी किया था। इसमें कहा गया था कि बिना फिटनेस सर्टिफिकेट के किसी भी मवेशी, भैंस की हत्या पूरी तरह से बैन है। नियमों का उल्लंघन करने पर 6 महीने तक की जेल जाने का कानून बनाया था। इसके बाद से सियासत जारी है। इस बीच ऑल इंडिया इमाम एसोसिएशन के अध्यक्ष मौलाना साजिद रशीदी ने इस पूरी सियासी जंग को फर्जी नूरा कुश्ती बता दिया। हुमायूं कबीर इसका कोई अपना अस्तित्व नहीं है। बाबरी मस्जिद के नाम पे आस्था से खिलवाड़ करता है। जो कहता है गाय कटेगी, उसको तो जेल में होना चाहिए। उसको तो अब तक FIR हो जानी चाहिए थी, उसके खिलाफ जेल भी चला जाना चाहिए था, लेकिन उसके खिलाफ FIR ना होगी। अब सवाल ये कि पूरे देश में बकरीद से पहले गाय की कुर्बानी को लेकर बन रहे नियमों का पालन होगा या फिर इस पर सियासत ही जारी रहेगी। तो गौहत्या पर यूपी के मौलाना भी अपनी प्रतिक्रिया दे रहे हैं, क्योंकि गौहत्या को लेकर एक बड़े त्योहार से पहले कुछ नियम कायदे बताए गए। जरा सुनिए क्या कह रहे हैं यूपी के मौलाना। देखिए, मैसेज हमारा बिल्कुल क्लियर है। जब हिंदुत्व के ऊपर सरकार बन रही है और सनातनियों का सम्मान नहीं किया जा रहा है, तो मैं समझता हूं कि ये सरकार जो है ये कुर्सी की लोभी है और ये धर्म की बात करके कुर्सी हासिल कर रही है। हम डिमांड करते हैं, मुसलमान डिमांड कर रहा है कि गाय को राष्ट्रीय पशु घोषित किया जाए। मुसलमान डिमांड कर रहा है गौ हत्या पर पाबंदी लगाई जाए। आज हम ये देख रहे हैं कि मुसलमान डिमांड कर रहे हैं और हमारे सनातनी जो है सब खामोश बैठे हुए हैं। गौ को भारतीय पशु घोषित कर दिया जाए, राष्ट्रीय पशु घोषित कर दिया, मैं उसका समर्थन करता हूँ और उसके फेवर में बोलता हूँ और अपनी जान दे दूंगा। अगर मेरा भी मौका पड़ेगा मैं हिंदुओं के लिए अपनी जान दे दूंगा। गाय को राष्ट्रमाता घोषित किया जाना चाहिए और मुसलमानों से मैं अपील करूंगा कि गाय खाना हमारे लिए ज़रूरी नहीं, बल्कि अगर आस्था का सवाल हमारे हिंदू भाइयों के तो हमारे लिए नाजायज़ है गाय। ये चीज़ जब एक किसी के आस्था से जुड़ी हुई है तो उस आस्था का ख्याल रखते हुए वो चाहे चुनाव हो या ना हो, हाँ, उस पर अमल होना चाहिए। अब आपको ये बताती हूँ कि ये तो यूपी के मौलानाओं की बात थी, लेकिन महाराष्ट्र में भी कुछ नियम आए हैं। वो क्या है जरा जल्दी से सुन लीजिए, क्योंकि महाराष्ट्र में भी प्रतिक्रिया हो रही है। महाराष्ट्र में गौ तस्करी के खिलाफ फडणवीस सरकार सख्त है। तस्करी करने वालों के खिलाफ मकोका के तहत कार्रवाई करेगी। तस्करी करने वाले गिरोह और रैकेट पर शिकंजा कसेगी। फडणवीस सरकार का अवैध बूचड़ खानों को रोकने के साफ निर्देश। नगर पालिकाओं और ग्राम पंचायतों को कार्रवाई के आदेश दिए गए। स्थानीय प्रशासन को आदेश को पालन करने की जिम्मेदारी सौंपी गई है। गौवंश ले जाने वाले वाहनों पर भी कड़ी कार्रवाई की जाएगी। महाराष्ट्र सरकार ने इसके लिए परिवहन विभाग को निर्देश दिए। परिवहन विभाग को दिए गौवंश ले जाने वाले वाहनों पर भी एक्शन के आदेश। तो राज्य के सीमा वाले इलाकों में चेक पोस्ट बनाएंगे और वहां उन चेक पोस्ट के जरिए इस पर निगरानी रखी जाएगी। स्थानीय प्रशासन की जो संयुक्त टीमें हैं, जॉइंट टीम्स, वो अभियान आगे बढ़ाएंगी। गौ तस्करी के जो संभावित रास्ते, यानी कहां से गौ तस्कर ऑपरेट करते हैं, उन रास्तों पर विशेष निगरानी रखी जाएगी। हेल्पलाइन नंबर 112 पर शिकायत मिलते ही तुरंत कार्रवाई होगी। तो देवेंद्र फडणवीस भी एक्शन में है गौ तस्करी को लेकर। तो यूपी टू बंगाल और इसी के साथ महाराष्ट्र में भी, दिल्ली में भी सख्त कानूनों पर अमल हो रहा है।
अब बात मैंने आपसे की कुर्बानी पर आर पार की, लेकिन एक जंग जो 721 सालों से चल रही थी, उस जंग को कैसे एक अंत मिला एक कोर्ट के फैसले से। भोजशाला में फैसला आने के बाद आज पहला शुक्रवार जिसके लिए प्रशासन पूरी तरह से तैयार था। और आपको सबसे पहले तस्वीर दिखाती हूँ। एसपी सचिन शर्मा ने लोगों को समझाते हुए वहां पर कहा कि कोर्ट का एक फैसला आ गया है और इसके बाद अब यहाँ पर नमाज पढ़ने की जिद ना करें, क्योंकि यहाँ पर अब पूजा का बंदोबस्त है। सुनिए। अब जो लोग हैं जो खासकर सोशल मीडिया या मीडिया के माध्यम से माननीय उच्च न्यायालय के निर्णय का गलत अनुवाद कर रहे हैं, गलत इंटरप्रिटेशन कर रहे हैं, मैं उनको आखिरी बार समझाइश देने आया हूं। अब तक का समय उनका था, अब तक मतलब गुरुवार की शाम का जो ये समय है वो उन तक का था। अब जो है वो कानून का पालन होगा, विधि का शासन होगा। जिसकी हिम्मत है, जिसको लगता है वो ऐसा कर सकता है, वो कल प्रयास कर ले। हम उसके लिए पूरी तरीके से तैयार हैं और कल वो मान के चले, उसके ऊपर जो उसने अब तक नहीं सोचा होगा वो कार्रवाई होगी। धन्यवाद। भारत माता की। तो धार में एसपी साहब भारत माता की जय के नारे लगाते हुए सीधे सीधे कह रहे हैं कि कानून का पालन होगा और जो कोर्ट का फैसला आ गया उसे मानिए, क्योंकि सख्त आदेश है और अगर नहीं मानेंगे तो भी तरीका हमें आता है। और उसके लिए देखिए धार में आज किस तरह सिक्योरिटी बढ़ाई हुई थी। ये जो आप देख रहे हैं धार में सख्त सुरक्षा व्यवस्था थी। आज क्योंकि शुक्रवार का दिन था तो शुक्रवार के दिन किस तरह से वहां पेट्रोलिंग भी की जा रही थी और पुलिस कर्मियों को भी खास तौर से तैनात किया गया था। ये धार की तस्वीरें इन्हें फुल दिखा दीजिए। धार में सख्त सुरक्षा पहरा था और धार से ही ये तस्वीरें सामने आई। और ये सब सुरक्षा व्यवस्था इसलिए की गई थी क्योंकि धार में आज खास पूजा की भी बंदोबस्त था। ये जो आप तस्वीरें देख रहे हैं भोजशाला में पूजा अर्चना की गई, आरती की गई और आरती के बीच से ही ये तस्वीरें आप देख रहे हैं। पहली चक्कर आए हैं आज। अभी तक हमारा तो मन में बहुत थी यहाँ दर्शन करने आने की, बाकी योग नहीं लग पा रहा था आने का। आज बड़ी मन में खुशी हुई। भोजशाला आए तो बहुत खुशी हो रही है कि आज हम शुक्रवार के दिन यहाँ माँ भागदेवी के दर्शन करने आ सकते हैं। ये भोजशाला पहले ही सरस्वती माता का मंदिर ही था, मंदिर ही रहेगा। आज जब 720 वर्षों बाद पहला शुक्रवार आया तो प्रत्येक हिंदू अपनी उपस्थिति दर्ज कराने के लिए आया कि ये हमारा मंदिर है और हम आज माँ की पूजा पहली बार करेंगे शुक्रवार के दिन। शुक्रवार के दिन पहली बार मतलब हमको मौका मिला है कि पूजन पाठ करने के लिए। बहुत खुशी का अवसर है हम लोगों के लिए, क्योंकि हर बार शुक्रवार के दिन बसंत पंचमी आती थी तो हमको काफ़ी कठिनाइयों का सामना करना पड़ता था। मध्य प्रदेश के धार में शंखनाद आपने सुना। मध्य प्रदेश के धार में पूजा फिर से शुरू हो गई है। आज शुक्रवार का दिन था इसीलिए ये खास व्यवस्था की गई थी। लेकिन विवाद अब कैसे देवबंद में शुरू हो गया है वो आपको बताती हूँ। देवबंद में हिंदू संगठन हिंदू रक्षा दल ने सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद पर दावा ठोक दिया है। वहां जोरदार प्रदर्शन किया है और उनका कहना है कि दारुल उलूम के नीचे तो शिवलिंग है। ये जो तस्वीरें आपको दिखा रही है, ये तस्वीरें आज दारुल उलूम के बाहर कैसे हिंदू रक्षा दल ने विरोध प्रदर्शन किया वो सुनिए। इतना आसान जिहादी मानसिकता नहीं चलेगी, नहीं चलेगी, नहीं चलेगी। ये जो देवबंद है ये देवबंद नहीं है, ये हमारे शास्त्रों में देववन है। यहाँ पर देवता का वन होता था
सांसद मुर्दाबाद, जिहादी सांसद मुर्दाबाद, देवबंद लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, देवबंद लेके रहेंगे, लेके रहेंगे, लेके रहेंगे। ये पूरा मामला है क्या, जरा ये आपको बताती हूँ। सहारनपुर के दारुल उलूम देवबंद को लेकर एक बड़ा दावा ठोका गया है। हिंदू संगठन हिंदू रक्षा दल ने यह बहुत बड़ा दावा किया। उन्होंने कहा कि मंदिर तोड़कर दारुल उलूम बनाया गया। हिंदू रक्षा दल ने दारुल उलूम कैंपस में जांच की मांग कर दी। अब दारुल उलूम कैंपस की खुदाई से सच सामने आएगा, यह हिंदू रक्षा दल का कहना है। हिंदू रक्षा दल के उत्तराखंड अध्यक्ष ललित शर्मा क्या दावा कर रहे हैं? वो कह रहे हैं कि दारुल उलूम की मस्जिद के 14 फीट नीचे तो शिव मंदिर है। खुदाई होगी तो शिवलिंग और मंदिर के अवशेष सामने आ जाएंगे। खुदाई में मंदिर ना मिले तो फांसी दे देना, ये कह रहे हैं ललित शर्मा। अब हिंदू रक्षा दल ने डीएम ऑफिस के बाहर भी प्रदर्शन कर दिया। दारुल उलूम कैंपस में खुदाई की मांग कर दी, डीएम को ज्ञापन सौंप दिया। खुदाई में मंदिर मिला तो अदालत जाएंगे, ये कह रहे हैं हिंदू रक्षा दल। अब हिंदू रक्षा दल ने कहा कि इस मामले में पीआईएल भी हम दाखिल करने वाले, यानी कोर्ट जाने वाले। अब सरकार से मंदिर को मुक्त कराने की मांग की जाएगी। तो मैंने आपको एक तरफ दिखाया कि धार में जहां एक कोर्ट का फैसला आया और उस कोर्ट के फैसले के बाद अब पूजा पाठ शुरू हुआ, वहीं दारुल उलूम देवबंद में भी एक ऐसा दावा ठोक दिया गया है जिस दावे के बाद वहां पर माहौल कैसे अब संवेदनशील हो गया। आपको बताऊं कि हिंदू रक्षा दल ये जो संगठन है, इसके दावा ठोकने के साथ साथ किस तरह की मांग की गई है। इस संगठन के उत्तराखंड यूनिट के जो अध्यक्ष हैं वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि अगर दारुल उलूम के नीचे नहीं मिला शिवलिंग तो आप मेरी जान ले लीजिए। देखिए, पहली मांग हमारी है कि दारुल उलूम देवबंद में जो मस्जिद है उसके नीचे 14 फीट नीचे शिव का मंदिर है। हम मांग करने आए हैं उसकी खुदाई कराएं तत्काल। डीएम महोदय अपने आप संज्ञान लेके उसके बाद पीआईएल हम डालेंगे। अगर वहां पर मंदिर नहीं मिलता तो मैं कहता हूं पुलिस प्रशासन से मुझे फांसी देने का काम करे। 14 फीट नीचे खुदवाए उसको। अगर वहां पर नहीं मिलता तो भ्रामक जानकारी फैलाने के जुर्म में मुझे फांसी दे, मैं फांसी लेने के तैयार हूं। आपको बताऊं कि दारुल उलूम देवबंद का इतिहास 156 साल पुराना है। इस्लामिक शिक्षा का ये बड़ा मशहूर सेंटर है। सहारनपुर के देवबंद में 30 सितंबर 1866 को इसकी स्थापना हुई। अनार के पेड़ के नीचे एक छात्र और एक उस्ताद ने इसकी शुरुआत की थी। आज जो मेन कैंपस है वो लगभग 70 एकड़ में फैल चुका है। यहाँ करीब 200 उस्ताद बच्चों को दीनी तालीम देते हैं। अब यहाँ से छात्रों को मौलवी और मुफ्ती की डिग्री भी मिलती है। विवादित फतवों के चलते दुनिया भर में चर्चा में रहता है दारुल उलूम। साल 2005 में ऑनलाइन फतवा विभाग यहां पर बनाया गया था। 17 साल में 1 लाख से ज्यादा ऑनलाइन फतवे यहां से जारी कर दिए गए। अब विवादित फतवों के चलते डीएम को यहां इस ऑनलाइन फतवे की वेबसाइट को बंद कराना पड़ा था। तो दारुल उलूम जहां पर दीनी तालीम दी जाती है और वो अपने ऐसे फतवों के लिए भी जाना जाता रहा है। इस्लामिक वर्ल्ड में दारुल उलूम देवबंद काफी मशहूर है। पिछले साल की ये तस्वीरें देखिए। अक्टूबर में अफगानिस्तान के जो विदेश मंत्री आए थे, मौलवी अमीर खान मुत्तकी, वो भारत आए थे और उस मौके पर वो दिल्ली से खास तौर से दारुल उलूम देवबंद गए थे। ये उसी मौके की तस्वीरें। तो एक खास तौर से वहां पर गए थे और वहां गए दारुल उलूम में देखने और वहां पर मुलाकात करने। और इसी दारुल उलूम पे अब दावा ठोका गया है कि यहाँ पर नीचे शिवलिंग है। तो दारुल उलूम देवबंद पर हिंदू रक्षा दल दावा कर रहा है, लेकिन सवाल है कि उसके दावे में कितना दम है। ये समझने के लिए हमारे संवाददाता रवीश कुमार सहारनपुर पहुंचे, वहां पर लोगों से बात की। तो लोगों का कहना है कि ये देववृंद है, देववृंद देवताओं का वास। और कुछ धार्मिक लोगों का कहना है कि ये देवबंद है। देवबंद का मतलब है कि देवताओं को बंद कर रखा। तो कहीं न कहीं संदेह घेरे में ऐसा लगता है कि कहीं न कहीं भ्रमित है। इस मदरसे की स्थापना में कुछ न कुछ तो है। 1866 के आसपास देवबंद में दारुल उलूम की नींव पड़ी थी। तो अगर ऐसा कोई बात रहती तो वहाँ स्थानीय लोगों से बात आती, लेकिन गजेटियर को देखें या सहारनपुर संदर्भ को देखें या अनेक उपलब्ध साहित्य को देखें तो उस क्षेत्र में ऐसा कोई विचार नहीं आता है। यद्यपि ऐसे विचारों पर गौर भी करना आवश्यक है कि क्या उनके पास कोई साक्ष्य है, उनसे भी साक्ष्य लिए जाने चाहिए कि क्या उनके पास कोई तथ्य हैं।
की खबर से कुछ लोग खुश हैं तो कुछ लोगों को करंट लगा है, लेकिन असली करंट पार कट का लग रहा है। आज बात उसकी करूं। बिजली संकट पर लखनऊ में लोगों का गुस्सा फूट पड़ा है। बिजली आपके घर में आ रही है या नहीं, ये बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि बीती रात इस तरह की कंप्लेंट्स बहुत घरों से आई। लोगों ने पावर हाउस का घेराव कर लिया लखनऊ में। यह तस्वीर देखिए, गर्मी पीक पर है, पावर कट भी पीक पर है और देश में बिजली की खपत भी पीक पर पहुंच गई है। ये तस्वीर देखिए। लखनऊ की तस्वीरें हैं। लोगों का गुस्सा फूट पड़ा। लखनऊ में लोग सड़क पर उतर आए और सड़क पर उतरकर उन्होंने सड़क ही जाम कर दी। उन्होंने कहा कि घरों में बिजली नहीं है, घर में रहकर क्या करेंगे। सड़क पर उतर आए। सड़क पर उन्होंने देखिए किस तरह से वहां सामने पोल लगा दिए, रास्ते बंद कर दिए और सीधे सीधे धमकी दी कि बिजली नहीं आएगी तो कोई काम नहीं होगा। सीढ़ी से रास्ता ब्लॉक कर दिया। ये तस्वीर देखिए। अब बिजली संकट का असर यूपी के कानपुर में भी दिखा है। ये कानपुर देहात की तस्वीर देखिए। मेडिकल कॉलेज हॉस्टल की बिजली कटी तो छात्र सड़क पर उतर आए और सड़क पर उतरकर धरना देने लगे, प्रदर्शन करने लगे। बिजली नहीं है, काम नहीं हो पा रहा है, पढ़ाई भी नहीं हो पा रही है। और सिर्फ यही तस्वीर नहीं थी, बिजली का मसला हर घर से जुड़ा है, इसलिए कटौती पर गुस्सा भी हर घर में है। ग्रेटर नोएडा में यही गुस्सा दिखा। पावर कट की शिकायत पर बिजली विभाग के कर्मचारी एक इलाके में पहुंच गए तो गुस्साए लोगों ने मारपीट शुरू कर दी। देखिए, बिजली कटौती पर जो रिपेयर करने आया था उसी पर सब टूट पड़े। चलो अब देश में ये पूछना जरूरी है कि बिजली खपत का क्या रिकॉर्ड टूट गया है। ये खबर आपको बताना जरूरी है। आपके घर में बिजली है कि नहीं है, ये सवाल आज शायद सबने एक दूसरे से पूछा कि क्या कल बिजली आ रही थी, क्या पार कट हुए थे, क्योंकि 21 मई की रात 270 गीगावाट बिजली की खपत हुई। 4 दिन से बिजली की रिकॉर्ड तोड़ मांग बढ़ गई है देश में, और देश में रोज बढ़ती जा रही है बिजली की डिमांड। 20 मई को 265 गीगावाट बिजली सप्लाई हुई थी। इससे पहले 19 मई को 260 गीगावाट सप्लाई हुई। 18 मई को 257 गीगावाट बिजली की मांग हुई। अब दोपहर 2 बजे से दोपहर 4 बजे के बीच सबसे ज्यादा बिजली की खपत हो रही है, और उसका जो कारण है वो स्वाभाविक है। भीषण गर्मी के चलते बिजली की डिमांड बढ़ रही है। गर्मी में एसी, कूलर का इस्तेमाल बढ़ने से खपत बढ़ रही है। देश को अगले 3 दिन तक गर्मी से राहत नहीं मिलने वाली है, ऐसी भी खबर है। अब गर्मी ऐसी हो रही है तो बिजली की खपत तो बढ़ेगी ही। अब सोचिए, कल बीती रात पावर कट्स हुए खासकर उत्तर प्रदेश में, और उसे लेकर तो सियासी प्रतिक्रियाएं भी सामने आने लगी। लेकिन ये तस्वीर देखिए, बीजेपी के विधायक ने बिजली डिपार्टमेंट के अफसरों को फोन किया और उन पर बरस पड़े। उन्होंने कहा कि बिजली नहीं आ रही है, ये हो क्या रहा है। अभी एक लड़का और फोन किया जो है, क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को बिजली नहीं दे पा रहे हैं। इतना कटौती तो नहीं प्रदेश सरकार ने बोला हुआ है कहीं करने के लिए। अभी जगदीशपुर से लड़कों का फोन आया, वहां से फोन आ रहा है। अभी एक लड़का और फोन किया जो है, लगातार इतना कैसे कटौती हो रही, हमको इतना तो नहीं समझ में आ रहा है कि इतना प्रदेश सरकार ने कहीं कमी कर रखी है। किस हिसाब से आपका रोस्टर है? रोस्टर तो चलो मान लिया रोस्टर है, बिना रोस्टर वाली कटौती आप लोग ऐसी कर रहे हैं। मुझे लग रहा है जानबूझ के आप लोग सरकार को बदनाम करना चाहते हैं। क्या आप लोग योगी जी की सरकार को एकदम बदनाम करने पे तुले हुए हैं क्या, जानबूझ करके? या आप लोकल विधायक को वहाँ पे बदनाम करना चाहते हैं कि बिजली नहीं दे पा रहे हैं? क्या आप लोग जानबूझकर ऐसा करते हैं क्या? 8-8 घंटे, 4-4, 6-6 घंटे लोगों को। अब आपने देखा बीजेपी के विधायक ही इतने नाराज हैं, वो कह रहे हैं जानबूझकर कर रहे हो क्या? ये 4-4 घंटे, 6-6 घंटे बिजली क्यों नहीं आ रही लोगों के घरों में? अब आप ये मत सोचिए कि आप ही परेशान हैं। बिजली पर संसद की स्थायी समिति ने एक बड़ी बैठक की। बैठक में सरकारी कंपनियों के काम की समीक्षा हुई।
बिजली में देश को आत्मनिर्भर बनाने पर बात होनी थी इस बैठक में, लेकिन बात गर्मी में बिजली की बढ़ती डिमांड पर होने लगी। सांसदों ने पूछा कि सिस्टम पीक लोड के लिए तैयार है क्या। कई सांसदों ने क्षेत्र में बिजली कटौती की शिकायत की। अब बीजेपी सांसद जगदंबिका पाल ने तो शिकायत भी रख दी। उन्होंने कहा कि सिद्धार्थनगर में बिजली कट रही है, इतने लंबा पावर कट क्यों हो रहा है। समिति के सदस्य अफसरों से चुभते हुए सवाल पूछने लगे। सांसदों ने पूछा कि बढ़ती मांग से निपटने की तैयारी क्या है। आखिर बिजली मंत्रालय के अफसरों ने समिति को भरोसा दिया कि बिजली उत्पादन का सिस्टम पूरी तरह से दुरुस्त है। बिजली मंत्रालय बिजली की कटौती लोकल वजहों से हो रही है, यह भी बिजली मंत्रालय ने कहा, और स्थानीय स्तर की समस्याएं जल्द ही दूर कर ली जाएंगी, यानी कि अलग अलग इलाकों में जो समस्याएं हैं उन्हें दूर कर लिया जाएगा। इस तरह की शिकायतें नहीं मिलेंगी। बिजली आपूर्ति तय करने के लिए केंद्र ने बड़े फैसले और बड़े कदम उठाए हैं। अब पीक सीजन में पावर प्लांट में मेंटेनेंस शटडाउन होता है, यानी कि पावर प्लांट को मेंटेनेंस के लिए बंद किया जाता है, वो भी नहीं होगा। इससे ग्रिड में 15,000 मेगावाट बैकअप क्षमता जुड़ेगी। कोयले की कमी से भी प्रोडक्शन नहीं रुकने दिया जाएगा, यानी बिजली की आपूर्ति रुकेगी नहीं। थर्मल पावर प्लांट्स के लिए 18 दिनों का कोयला मौजूद है। दिन में बिजली सप्लाई के लिए सोलर पावर का भी इस्तेमाल किया जा रहा है। तो ये सारी जानकारी संसदीय समिति की बैठक में दी गई। अब आपको बताऊं कि बिजली संकट से आम लोग ही नहीं, यूपी के बीजेपी विधायक भी परेशान है। अब एक विधायक के मैंने आपको फोन कॉल दिखाई कि फोन पर किस तरह से उन्होंने बात की और अपनी नाराजगी जाहिर की। 3 विधायकों ओपी श्रीवास्तव, नीरज बोरा और राजेश्वर सिंह ने यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा को चिट्ठी लिखी और कहा कि हालात को ठीक करिए। ये भी कहा अब बिजली कटौती पर बीजेपी विधायकों ने जो सवाल पूछे हैं वो ऐसा हो सकता है कि आपके भी सवाल, क्योंकि वो खुद ही मंत्री को चिट्ठी लिखकर ये सवाल पूछ रहे हैं। बीजेपी के 3 एमएलए ने बिजली मंत्री को चिट्ठी लिखी है और ओपी श्रीवास्तव, नीरज बोरा, राजेश्वर सिंह ने ये चिट्ठी लिखी और राजेश्वर सिंह ने लिखा कि बिजली का हाल तो बहुत चिंताजनक है। बिजली कटौती से लोगों के बीच असंतोष बढ़ रहा है। बिजली कटौती को लेकर विस्तार से एनालिसिस होना चाहिए। पिछले साल भी बिजली का ऐसा ही संकट था। बिजली मंत्री व्यवस्था में सुधार करें। अब सिंगापुर, अमेरिका का मॉडल अपनाना होगा। और लखनऊ से विधायक ओपी श्रीवास्तव ने भी चिट्ठी लिखी थी। उन्होंने कहा कि मेरे इलाके में तो बिजली का बहुत गंभीर संकट है। अघोषित बिजली कटौती से लोगों में भारी नाराजगी हो रही है। मेरे इलाके में बिजली कटौती से लोग बहुत परेशान हैं, ये विधायक नीरज बोरा ने कहा। बिजली मंत्री अफसरों को स्थिति सुधारने का निर्देश दें। तो अब आप सोचिए कि विधायक भी चिट्ठी लिखकर कह रहे हैं बिजली मंत्री से कि भाई स्थिति क्या हो गई है, इसको सुधारिए, इससे दिक्कत हो रही है। तो आपको ये भी बताऊं कि उत्तर प्रदेश में खास तौर से अगर इस तरह के पावर कट हुए हैं तो कहां पर कितनी सप्लाई ठप हुई है। जालौन से 18 घंटे सप्लाई हो रही, हापुड़ में 17 घंटे, बदायूं में 20 घंटे। अब ये इन इलाकों में कितनी देर तक बिजली सप्लाई की जा रही है, उत्तर प्रदेश के इलाके आपको बता रही हूं। अयोध्या में 20 घंटे, सीतापुर में 10, हरदोई में 20, उन्नाव में 21, झांसी में 15 घंटे तक बिजली आ रही है और शामली में 17 घंटे बिजली की सप्लाई हो रही है। तो ये अलग अलग इलाके जहां पर बिजली की सप्लाई हो रही है। लेकिन इसे लेकर आज सियासत बहुत हावी रही है, क्योंकि अखिलेश यादव ने इसे लेकर एक पोस्ट किया। उन्होंने कहा कि नए पावर प्लांट लगाना आपके बस का नहीं है। बीजेपी के कुराज में बिजली की मांग, दाम बढ़ गए। बीजेपी के राज में बिजली की सप्लाई नहीं बढ़ी है, सिर्फ दाम बढ़े हैं। तो अखिलेश यादव ने आज बिजली को लेकर यह बड़ा आरोप और हमला सरकार पर किया। उधर मायावती ने भी पोस्ट किया। उन्होंने कहा भीषण गर्मी में तो बिजली कटौती से लोग मुश्किल में हैं। गरीब, मध्यम वर्ग, किसान, छोटे व्यापारी बहुत बुरे परेशान हैं। सरकार लोगों की परेशानी देखते हुए जरूरी उपाय करे। अब इन सब के बीच यूपी के बिजली मंत्री ए.के. शर्मा ने जवाब दिया। उन्होंने कहा कि बेतहाशा गर्मी के चलते बिजली की मांग आसमान पर है। गर्मी ओवरलोड से पावर प्लांट में खराबी आ रही है। पूरा जो विद्युत परिवार है वो इस बिजली को बिना बाधित ढंग से देने के लिए तत्पर है, घर तक पहुंचाने के लिए तत्पर है। लेकिन इस बिजली संकट पर यूपी के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ एक्शन में है। योगी ने खुद कमान संभाली। उन्होंने प्रदेश के सभी जिलाधिकारियों को अलर्ट रहने के लिए कहा है। सीएम योगी ने बिजली विभाग को भी अलर्ट रहने को कहा। साफ
कहा गया है कि अस्पतालों में बिजली नहीं कटनी चाहिए। कई जगह बिजली विभाग के अफसरों और कर्मचारियों की तो छुट्टी रद्द कर दी गई। बता दिया गया है कि अफसरों और कर्मचारियों को 31 जुलाई तक छुट्टी नहीं मिलेगी, क्योंकि अगर इस तरह का कोई संकट है तो पहली जिम्मेदारी आपकी उसको दुरुस्त करने की। तो इन सब के बीच यूपी में जो कोहराम मचा है, उसके बाद योगी आदित्यनाथ ने भी मामला हाथों में ले लिया। आखिरकार 10 दिनों बाद मास्क लगाए हुए, आंखों पर चश्मा लगाए हुए ये सरेंडर के लिए कोर्ट में पहुंचे। ये आपको बताऊं, 10 दिनों बाद समर्थ ने सरेंडर के लिए वो कोर्ट पहुंचा और पुलिस ने उसे हिरासत में लिया। लेकिन तस्वीर देखिए, अपना चेहरा पूरी तरह से ढका हुआ है। सुन 10 दिन बाद सरेंडर करने पहुंचा था समर्थ सिंह। जबलपुर कोर्ट में सरेंडर करने की कोशिश की। कोर्ट ने भोपाल में सरेंडर करने को कहा। कोर्ट ने कहा कि आप यहां नहीं, भोपाल जाइए। 12 मई से वो फरार था। त्विषा का पति समर्थ, पुलिस ने 13,000 का इनाम इस पर घोषित किया था। लुकआउट नोटिस, माफ कीजिएगा, 30,000 का इनाम घोषित किया था। लुकआउट नोटिस भी जारी किया गया था। समर्थ ने अग्रिम जमानत याचिका भी वापस ली थी और अब समर्थ को भोपाल पुलिस ने अपनी हिरासत में ले लिया है। तो आखिरकार पुलिस हिरासत में लेकर भोपाल ले गई। सरेंडर पर त्विषा के परिवार के वकील अंकुर पांडे क्या कह रहे हैं, जरा ये भी सुनिए। बड़ा अपडेट है कि समर्थ ने जबलपुर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में सरेंडर कर दिया है। अब मीडिया से ही इसको हमको जानकारी लगी है। हम लोग यहाँ खड़े हुए हैं, जब से वहाँ पे कोर्ट की हियरिंग हाई कोर्ट में ख़त्म हुई है तब से हम लोग यहाँ इंतजार कर रहे थे, क्योंकि उन्होंने इसी लिबर्टी के साथ एंटिसिपेटरी बेल वापस ली थी कि वो ट्रायल कोर्ट को सरेंडर करेंगे या आईओ के पास करेंगे। लेकिन आईओ के पास मुझे जानकारी नहीं है उन्होंने करा। जबलपुर भोपाल में हम लोग सुबह से खड़े हुए हैं जब से हियरिंग कंक्लूड हुई है दिन में, लेकिन यहाँ भी उन्होंने सरेंडर नहीं करा। और हमारा केवल इतनी मांग थी, जल्द से जल्द इस केस से जुड़े सभी एविडेंसेस को पकड़ लिया जाए। क्यों नहीं लिया? और एसआईटी मध्य प्रदेश में अगर आरोपी घूम रहा है, वो जबलपुर में सरेंडर कर रहा है, तो 6 टीमें एसआईटी मध्य प्रदेश की कर क्या रही हैं? इसी नाकामी के कारण आज शासन ने सीबीआई को इस केस को सौंपा। उधर समर्थ सिंह की मां और मामले में आरोपी गिरिबाला सिंह पर भी अब शिकंजा कस सकता है, क्योंकि गिरिबाला सिंह शुरू से इस पूरे मामले में जिस तरह बयान देती आई हैं, उन पर भी बहुत सारे सवाल उठ रहे हैं। इस बीच बता दूं आपको, भोपाल पुलिस ने समर्थ को गिरफ्तार कर लिया है। भोपाल पुलिस समर्थ को लेकर जबलपुर से निकली है। जबलपुर में सरेंडर करने के लिए पहुंचा था समर्थ, लेकिन कल भोपाल कोर्ट में अब पेशी होगी, क्योंकि कोर्ट ने कहा जबलपुर जाइए। तो अब भोपाल पुलिस ने सरेंडर करने पहुंचे समर्थ को हिरासत में ले लिया है। क्या कहना, आप सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं आपको? समर्थ ये बताइए, क्या आप सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं आपको? समर्थ ये बताइए, क्या आप सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं आपको? समर्थ ये बताइए, क्या आप सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं आपको? समर्थ ये बताइए, क्या आप सरेंडर करने आए हो या सरेंडर नहीं करने दे रहे हैं आपको? तो समर्थ को कल भोपाल पुलिस अब लेकर गई है और भोपाल कोर्ट में अब उसकी पेशी होगी। इस पूरे मामले में जांच वहीं से अब आगे बढ़ेगी। माइक ऑन है में आज के लिए फिलहाल इतना ही। आपसे मुलाकात होगी एक बार फिर सोमवार रात 8 बजे।